हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का इकोनॉमिक्स। जी हां दोस्तों, 11th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस, महाराष्ट्र बोर्ड का इकोनॉमिक्स हमने हमारे चैनल पर शुरू कर दिया है। दोस्तों, हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार इकोनॉमिक्स, ओसीएम और आईटी के वीडियोस मिलते रहेंगे। जी हां दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जरूर जाइए। यहां आपको 12th स्टैंडर्ड की प्लेलिस्ट रेडी मिलेगी। 11th स्टैंडर्ड के भी वीडियोस हम लगातार डालते जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो आगे बढ़ाते हैं, जहां हम पढ़ रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। जी हां दोस्तों, पहला चैप्टर है जहां आपको बहुत सारे नए टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स जो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने की जर्नी में बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट्स इस पहले चैप्टर में है। क्योंकि इकोनॉमिक्स एक महत्वपूर्ण विषय है, कॉमर्स का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक काम आता है। तो पहले चैप्टर में कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे टर्म्स आपको बताए जाएंगे, समझाने की कोशिश की जाएगी, जिससे आपका इकोनॉमिक्स बहुत मजबूत हो सके और परसेंटेज बूस्ट करने में मदद कर सके। जी हां दोस्तों, आज शुरू करने वाले हैं हम पहले कॉन्सेप्ट से, जिसका नाम है वेल्थ। अगर मैं थोड़ा सा रिकैप दूं तो हमने अभी तक जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसमें हमने वांट के बारे में जाना है, नीड, उसके अलावा हमने यूटिलिटी, गुड्स एंड सर्विसेज जैसी चीजों के बारे में भी जाना है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेल्थ। जी हां दोस्तों, वेल्थ रेफर्स टू एनीथिंग विच हैज मार्केट वैल्यू। ऐसी कोई भी वस्तु या चीज जिसका मार्केट वैल्यू हो और जिसे पैसे के बदले में एक्सचेंज किया जा सके, उसे हम वेल्थ कहते हैं। जी हां दोस्तों, वेल्थ की कुछ खासियत होती हैं, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो वेल्थ में होनी चाहिए, प्रोडक्ट को वेल्थ कहलाने के लिए उसमें होनी चाहिए, जैसे कि यूटिलिटी, स्केर्सिटी, ट्रांसफरेबिलिटी और एक्सटर्नलिटी। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए, हर वो वस्तु जिसमें यूटिलिटी है वो आपकी वेल्थ बन सकती है, हर वो वस्तु जिसके बदले में आपको पैसे देने पड़ते हैं वो आपकी वेल्थ बन सकती है। तो याद रखिए, एनीथिंग व्हिच हैज मार्केट वैल्यू, एनीथिंग व्हिच हैज मार्केट वैल्यू, एनीथिंग व्हिच हैज market value and can be exchanged for money and has the following characteristics, जैसे कि utility यानी want satisfying power of a commodity। my dear students, याद रखिए, हर वस्तु में utility होती है। आपको अगर कोई वस्तु काम की होगी तभी तो आप उसके बदले में पैसे देंगे और उसे खरीदेंगे, तभी तो आपके want satisfy होंगे। तो utility होनी वेल्थ में जरूरी है। साथ ही साथ ऐसी वस्तुएं जो स्केर्स हैं, जैसे डायमंड्स, गोल्ड, ये ऐसी चीजें हैं जिनकी कमी है मार्केट में और इसीलिए उनके दाम ज्यादा हैं, एक्सचेंज में बहुत पैसा देना पड़ता है, ऐसी चीजें वेल्थ मानी जाती हैं। साथ ही साथ ट्रांसफरेबिलिटी, यानी जब ओनरशिप का ट्रांसफर हो सके, ऐसी वस्तुएं हैं तो उन्हें भी वेल्थ कहा जा सकता है। साथ ही साथ एक्सटर्नलिटी, एवरीथिंग विच इज इंटरनल, जो हमारे अंदर है, हमारी बॉडी का हिस्सा है, वो वेल्थ नहीं है। वेल्थ वो है जो एक्सटर्नल है, ह्यूमन बॉडी से बाहर है, फिर वो चेयर हो, बैग हो या कोई और वस्तु जिसे हम जायदाद कह सकें, वो होती है वेल्थ। चलिए एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यूटिलिटी और स्कैर्सिटी। जी हां दोस्तों, अ कमोडिटी मस्ट हैव द कैपेसिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। एग्जांपल, फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें बहुत यूजफुल साबित होती हैं, जिनके अंदर कैपेसिटी है हमारे वांट्स को सैटिस्फाई करने की, और इसीलिए रेफ्रिजरेटर, फर्नीचर जैसी चीजें हमारी वेल्थ में हम काउंट कर लेते हैं। साथ ही साथ स्केर्सिटी की अगर बात करें तो अ कमोडिटी मस्ट बी स्केर्स इन सप्लाई इन रिलेशन टू इट्स डिमांड इफ इट इज टू बी इंक्लूडेड इन द टर्म वेल्थ। यानी ऐसी वस्तु जिनकी कमी है मार्केट में, कहीं ना कहीं अगर कमी होगी तभी तो उसका दाम ज्यादा मिल सकता है। तो याद रखिए, वेल्थ एग्जांपल, ऑल इकोनॉमिक गुड्स फॉर विच प्राइस इज पेड। हर वो इकोनॉमिक गुड जिसके बदले में पैसे दिए जाते हैं उसे ही हम वेल्थ कहते हैं। तो दोस्तों, ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके अलावा दो और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो वेल्थ में होती हैं, जैसे कि ट्रांसफरेबिलिटी। यस माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए, जब ओनरशिप पर्सन टू पर्सन या प्लेस टू प्लेस ट्रांसफर होती है ना, तब भी उस वस्तु को वेल्थ में काउंट किया जा सकता है। कमोडिटी शुड बी ट्रांसफरेबल फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एज वेल एज प्लेस टू प्लेस। इफ द गुड इज मटीरियल और टैंजिबल, यानी एक वस्तु है जो मटीरियलिस्टिक रियलिटी है, उसमें
ट्रांसफर होने की काबिलियत होनी चाहिए, यानी फिर वो प्लेस टू प्लेस हो, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, या एक जगह से दूसरी जगह कह दें, या हम कह सकें पर्सन टू पर्सन, तो व्हीकल हो, ज्वेलरी हो, इसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी दूसरे को बेच सकते हैं, दूसरे से हम ले सकते हैं, तो ये चीजें वेल्थ में काउंट होती हैं। इसके अलावा एक्सटर्नलिटी, अ गुड कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली इफ इट इज एक्सटर्नल, हमारे बॉडी का कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए, एक्सटर्नल होना चाहिए, एक्सटर्नल टू ह्यूमन बॉडी, एग्जाम्पल बैग, चेयर एक्सेट्रा। तो इस प्रकार दोस्तों ये टर्म हमने देखा वेल्थ। याद रखिए दोस्तों, बहुत सिंपल सा टर्म है, एनीथिंग which has market value, anything which has market value, anything which has market value and can be exchanged in terms of money, जो पैसों के बदले में हम एक्सचेंज कर सकें उसे हम वेल्थ कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगले टर्म पर आते हैं। अगला टर्म है पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। बहुत ही सिंपल टर्म्स है दोस्तों। पर्सनल इनकम याद रखिए, अर्निंग्स रिसीव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम ऑल सोर्सेस, यानी मेरी इनकम का हर एक हिस्सा जब मैं जोड़ दूं तो मेरी पर्सनल इनकम मुझे पता चल जाएगी, यानी फिर वो मेरा पर्सनल इनकम का कोई भी सोर्स हो सकता है, जहां से मुझे पैसे आ रहे हैं उन सभी सोर्सेस को अगर मैं ऐड कर दूं तो उसे मैं पर्सनल इनकम कह सकता हूं। साथ ही साथ अगर मैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की बात करूं तो इट इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम व्हिच इज लेफ्ट ओवर आफ्टर पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, यानी मेरी जो आमदनी थी उसमें से मैंने टैक्स निकाल दिया, टैक्स निकालने के बाद जो इनकम बची उस इनकम को मैं डिस्पोजेबल इनकम कहूंगा, यानी खर्च के लिए अब इस इनकम का मैं इस्तेमाल करने वाला हूं, मेरी जिंदगी जीने के लिए जो मुझे वांट्स को सैटिस्फाई करने के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज लगेंगे उन्हें मैं खरीदने के लिए जो इनकम यूज करूंगा, टैक्सेस निकालने के बाद उसे मैं कहूंगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो दोस्तों होप करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल इनकम का फर्क समझ आया होगा। पर्सनल इनकम यानी आपकी पूरी आमदनी, आपके हर सोर्सेस से जो जमा पूंजी है उसे पर्सनल इनकम कहेंगे, और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है, तो टैक्स निकालने के बाद जो बचता है खर्च के लिए उसे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला टर्म है इकोनॉमिक एक्टिविटी। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी हर वो गतिविधि जिसमें पैसा जुड़ा हुआ हो, जिससे पैसा बने या जिससे हम दौलत कमा सकें या जिससे प्रोडक्शन हो सके, डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, एक्सचेंज हो सके और इकोनॉमिक एक्टिविटी वो बने। जी हां दोस्तों, याद रखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, जहां प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और कंजम्पशन होता है। जी हां दोस्तों, गुड्स बनेंगे तभी तो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ही तो लोग खरीदेंगे, यानी एक्सचेंज होगा उसका, और फिर फाइनली खरीदने के बाद लोग उसे कंज्यूम करेंगे। यही तो एक्टिविटी है इकोनॉमिक एक्टिविटी। याद रखिए दोस्तों, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज दैट एक्टिविटी इन विच मनी इज इन्वॉल्व्ड। जी हां दोस्तों, याद रखिए पहला हिस्सा है इकोनॉमिक एक्टिविटी का प्रोडक्शन, यानी उत्पाद करना, प्रोडक्शन यानी क्रिएट करना गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे किसान खेती करते हुए प्रोडक्शन करता है, किसी फैक्ट्री में मशीन लगाकर हम प्रोडक्शन करते हैं, उसी को हम प्रोडक्शन कहते हैं, विच क्रिएट्स यूटिलिटी। ऐसी चीज जो यूटिलिटी क्रिएट करे उसी को प्रोडक्शन कहा जाता है। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए जरूरी चीजें, पहली चीज है लैंड, दूसरी है लेबर, फिर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। जी हां दोस्तों, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं प्रोडक्शन करने के लिए। प्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू ही नहीं हो सकता बिना लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के। याद रखिए जमीन की जरूरत पड़ेगी किसी भी प्रोडक्शन को शुरू करने के लिए, फिर मुझे क्लासेस खोलने हो तो भी मुझे जमीन की जरूरत पड़ेगी, मुझे खेती करनी हो जमीन की जरूरत पड़ेगी, फैक्ट्री लगानी हो तो भी मुझे जमीन की जरूरत पड़ेगी। तो लैंड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद लेबर, मजदूर, जो लोग काम करेंगे उन्हें हम जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें एम्प्लॉय करेंगे, तो ये लोग भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कैपिटल, पैसा, जो काम करेंगे उन्हें पैसा देना पड़ेगा, तो कैपिटल भी बहुत महत्वपूर्ण है। और एंटरप्रेन्योर यानी हम खुद जो इन सभी दूसरे फैक्टर्स को कंबाइन करते हुए प्रोडक्शन करेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। तो दोस्तों ये 4 फैक्टर्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। फिर एक बार दोहरा दूं, हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सचेंज है, कंजम्पशन है, और प्रोडक्शन के अंदर 4 फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले लैंड। तो इकोनॉमिक्स के अंदर लैंड ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। लैंड सिर्फ जमीन को हम इकोनॉमिक्स की भाषा में नहीं कह सकते। लैंड हर वो चीज है जो ऊपर है, नीचे है और सतह पर है। यानी याद रखिए लैंड इज अ नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और एवरीथिंग विच इज अवेलेबल ऑन, अबाउ एंड बिलो, ऑन, अबाउ एंड बिलो, ऑन, अबाउ एंड बिलो। जी हाँ दोस्तों, ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ,
अबाउ द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ। जो भी चीजें ये अबाउ, बिलो और ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ हैं उसे लैंड इकोनॉमिक्स की भाषा में कहा जाता है। जैसे मिनरल्स का मैं एग्जांपल दूं तो मिनरल्स जमीन के नीचे हैं, तह में हैं, वहां से कोयला जैसी चीजें या आयरन और मिनरल्स जैसी चीजें हम निकालते हैं, तो ये बिलो द सर्फेस हो गया। इसके अलावा सॉइल, वाटर, ये ऑन द सर्फेस है, जमीन के ऊपर ही है, ऑन द सर्फेस। इसके अलावा अबाउ की अगर मैं बात करूं तो सनशाइन, विंड, ये ऐसी चीजें हैं जो अबाउ द सर्फेस हैं। इकोनॉमिक्स की भाषा में लैंड हर वो नेचुरल रिसोर्स है जो नेचुरली अवेलेबल है, उसे हम लैंड कहते हैं, ऑन, अबाउ और बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ। बढ़ते हैं आगे। अगला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लेबर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा आपको, जहां फिजिकल और मेंटल एफर्ट लगाया जाता है पैसे कमाने के लिए, क्योंकि लेबर तो वही है जो काम करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। प्रोडक्शन प्रोसेस में लेबर नहीं होगा तो काम करेगा कौन? कहीं ना कहीं हमें लेबर रखना पड़ेगा काम करने के लिए। खेत मेरे पास है, खेती करना तो किसान का काम है, वहां पर लेबर लगेंगे तभी तो खेती होगी। तो कहीं ना कहीं लेबर क्या करता है? तो लेबर इकोनॉमिक्स की भाषा में मेंटल और फिजिकल एफर्ट लगाता है, जिसके बदले में उसे पैसे मिलते हैं। और इसीलिए लेबर इज अ ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एनी फिजिकल और मेंटल एफर्ट अंडरगॉन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टू अर्न द रिवॉर्ड ऑफ वेजेस इज कॉल्ड लेबर। वेजेस का मतलब पगार है, सैलरी कह लीजिए आप इसे। सैलरी मंथली मिलती है, वेजेस रोज का भत्ता होता है जो अक्सर मजदूरी करने पर मिलता है। याद रखिए लेबर के एग्जांपल्स कारपेंटर, अकाउंटेंट, इंजीनियर एक्सेट्रा। तो दोस्तों लेबर क्या है? तो लेबर वो है जो फिजिकल और मेंटल एफर्ट लगाता है और रिवॉर्ड लेकर जाता है। दोस्तों हम फिर एक बार दोहरा दें कि हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और कंजम्पशन। इन चार चीजों के अंदर दोस्तों हमने पहले प्रोडक्शन देखा है। प्रोडक्शन के अंदर लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। हमने लैंड देखा, ऑन, अबाउ और बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ ऑल द थिंग्स आर कंसिडर्ड एज लैंड इन इकोनॉमिक्स। लेबर की अगर बात करें दोस्तों तो ह्यूमन फैक्टर है जिसके अंदर भी मेंटल और फिजिकल एफर्ट लगता है रिवॉर्ड कमाने के लिए, उसे हम लेबर कहते हैं। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला है कैपिटल। सबसे आसान, पैसा 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 पैसा। याद रखिए कैपिटल यानी पैसा। तो आपको पैसा तो लगाना ही पड़ेगा, आपको बिजनेस रन करना है, प्रोडक्शन रन करना है। प्रोडक्शन के प्रोसेस को शुरू करने के लिए कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, लेबर को पैसे देने पड़ेंगे, जमीन खरीदने के लिए पैसे लगेंगे। तो कैपिटल तो बहुत महत्वपूर्ण है। कैपिटल इज प्रोड्यूस्ड मींस ऑफ प्रोडक्शन, यानी ये इंसान ने बनाया है। जमीन जो है नेचुरल है, भगवान ने दी है जमीन हमें, हम उसके ऊपर बिल्डिंगें बना देते हैं, मॉल बना देते हैं, फैक्ट्री खड़ी कर देते हैं। लेकिन कैपिटल यानी पैसा तो इंसान ने बनाया है, इसीलिए इट इज अ मैन मेड फैक्टर। अंडरलाइन कर लीजिएगा। व्हिच अर्न्स द रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। कैपिटल के बदले में ब्याज मिलता है। एग्जांपल मशीनरी, टेक्नोलॉजी, फैक्ट्री बिल्डिंग एक्सेट्रा। ये कुछ कैपिटल एसेट्स हैं जो बिजनेस को प्रोडक्शन करने में मदद करते हैं। बढ़ते हैं आखिरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ओर जिसका नाम है एंटरप्रेन्योर, यानी हम खुद बिजनेसमैन को ही हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं, जो सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करता है। दोस्तों इसे कैप्टन ऑफ द शिप कहते हैं, जो लैंड को लाएगा, लेबर को लाएगा, कहीं ना कहीं पैसा लाएगा, कैपिटल लाएगा और इन सबको मिलाकर बिजनेस रन करेगा। बदले में क्या पाएगा? बदले में पाएगा प्रॉफिट। और इसीलिए एंटरप्रेन्योर इज द ऑर्गेनाइजर हु इज द रियल कैप्टन ऑफ द इंडस्ट्री। ही इज अ स्पेशल काइंड ऑफ लेबर हु गेट्स द वर्क डन टू अर्न द रिवॉर्ड ऑफ प्रॉफिट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो दोस्तों इस प्रकार हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी से कहानी शुरू की थी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर है प्रोडक्शन, इसके अंदर है डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर है एक्सचेंज और इसके अंदर है कंजम्पशन। हमने पहला हिस्सा पढ़ा है प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन के अंदर फैक्टर्स है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और अभी हमने एंटरप्रेन्योर कर लिया है। चलिए अब इकोनॉमिक एक्टिविटी के दूसरे हिस्सों को जान लेते हैं। अगला हिस्सा प्रोडक्शन के बाद है डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखिए इट इज डिविजन ऑफ फैक्टर, rewards among different segments of the society. Factors of production claim their rewards of rent, wages, interest and profit through the process of distribution. यानी किस तरह से बंटवारा होगा फैक्टर्स के रिवॉर्ड का, उसी को डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। अभी हमने फैक्टर्स देखे दोस्तों। फैक्टर्स कौन से थे? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है वेजेस,
कैपिटल के बदले में मिलता है ब्याज और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। यही तो है रिवॉर्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन। सबको जो चाहिए काम करने पर वो मिले, इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज डिवीजन ऑफ फैक्टर रिवॉर्ड्स। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला हिस्सा है इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक्सचेंज। इट इज गिव एंड टेक बिटवीन वेरियस यूनिट्स इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अलग अलग यूनिट्स में जब लेन देन की प्रक्रिया होती है तो उसे कहते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन इकोनॉमिक्स एक्सचेंज इज नेसेसरीली अ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, यानी जहां पैसे का लेन देन हो दोस्तों, नॉर्मल लेन देन नहीं, पैसे का लेन देन हो तो उसे हम एक्सचेंज मानते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। बढ़ते हैं अगली पॉइंट पर। यह अगला पॉइंट इकोनॉमिक एक्टिविटी का बहुत महत्वपूर्ण है, आसान सा है, छोटा सा है। इसे कहते हैं कंजम्पशन, जहां एक्चुअल में कंज्यूमर अपने वांट्स को सैटिस्फाई करने वाला। इट इज मेकिंग यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, यानी पहले प्रोड्यूस हुआ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल किया गया, प्रोडक्शन किया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन किया। भाई जिसको जो चाहिए था काम करने के बाद सबको डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, दे दिया हर चीज। फाइनली एक्सचेंज हो गया, लेन देन हो गया, आपस में जो है प्रोडक्ट्स एक्सचेंज हो गए, और आखिर में कंजम्पशन, इट इज मेकिंग यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। तो इस प्रकार दोस्तों हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी भी यहां पर समझ लिया। अगर मैं एक क्विक रिकैप दूं दोस्तों, अभी तक जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है उसमें हमने बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पढ़े, स्टार्टिंग विथ वांट, यानी हमारी नीड, हमारी जरूरत। वांट के अंदर हमने क्लासिफिकेशन भी देखा दोस्तों। इसके अलावा हमने देखा गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, वस्तुएं। इसके अलावा सर्विसेज जो मटीरियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है जिनका। यूटिलिटी, वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। वैल्यू, याद रखिए, वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन एक्सचेंज, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। इसके अलावा वेल्थ, आज हमने देखा पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, और इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके अंदर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और कंजम्पशन। तो इस प्रकार दोस्तों हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत सारे छोटे बड़े कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बिगिन विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स तक हमारे वीडियोस को पहुंचाइए। अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां पर हम इकोनॉमिक्स, ओसीएम और आईटी के वीडियोस लगातार लाते रहेंगे। तो मिलेंगे फिर एक बार कुछ नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।